क्लासिफिकेशन ऑफ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। अब इतनी सारी डिसऑर्डर्स हैं तो उनको हम क्लासिफाई कैसे करें, ठीक है, यानी कि हम उनके बीच में डिफरेंशिएशन कैसे करें, उनको हम कैटेगरीज में कैसे डालें, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस सेक्शन। सो क्लासिफिकेशन जो है डिसऑर्डर की, उसमें आ जाती है लिस्ट ऑफ कैटेगरीज ऑफ स्पेसिफिक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स grouped into various classes on the basis of some shared characteristics। मतलब जब दो या दो से ज्यादा डिसऑर्डर्स अगर कैरेक्टरिस्टिक्स एक जैसी होती हैं, उनकी कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, तो उनको हम एक कैटेगरी के अंदर डालते हैं, तो एक कैटेगरी में हम उनको क्लासिफाई कर देते हैं। दैट इज हाउ वी हैव डन द क्लासिफिकेशन ऑफ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। अब ये जो होती है ये दो मैनुअल्स के थ्रू होती है। एक मैनुअल दी है एपीए ने, दैट इज अमेरिकन साइकियाट्रिक एसोसिएशन, और एक मैनुअल दी है डब्ल्यूएचओ ने, ठीक है। सो एपीए यानी कि अमेरिकन साइकियाट्रिक एसोसिएशन ने दी है डीएसएम। इस टाइम पे डीएसएम 5 चल रही है और 6 भी आ गई है मार्केट में, ठीक है। So the American Psychiatric Association has published an official manual describing and classifying the various kinds of psychological disorders. The current version of it, the Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 5th edition DSM-5, presents discrete clinical criteria which indicate the presence or absence of disorders. तो ये दी है APA ने, यानी कि American Psychiatric Association ने DSM-5, इस टाइम पे 5th एडिशन चल रहा है उसका, जिसके अंदर सारी की सारी डिसऑर्डर्स होती हैं, उसका क्लासिफिकेशन होता है, उसका क्राइटेरिया मेंशन होता है, यानी कि उस क्राइटेरिया में सिम्टम्स मेंशन होते हैं कि अगर ये सिम्टम्स हैं इंसान के अंदर, क्लाइंट के अंदर, तो उसको ये डिसऑर्डर है, या फिर अगर ये सिम्टम्स नहीं है, बेसिकली कि डिसऑर्डर का प्रेजेंस है या एब्सेंस है, ये हमें इन्हीं मैनुअल से समझ में आता है। तो ये है हमारी मैनुअल, सबसे पहली DSM-5 जो चल रही है। नेक्स्ट जो मैनुअल है जो कि दी है WHO ने, दैट इज ICD 10 चल रहा है, 11th भी आ चुकी है ऑलमोस्ट मार्केट में। अब ये इंडिया में फॉलो होती है ICD। अब ऐसा नहीं है कि ICD इंडिया में फॉलो होती है तो हम DSM नहीं पढ़ते हैं, हम DSM भी पढ़ते हैं। तो मतलब जो लोग क्लिनिकल साइकोलॉजी आगे जाएंगे वो DSM अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। बेसिकली तुम्हें पूरी की पूरी DSM तुम्हारी ऑलमोस्ट टिप्स पे होनी चाहिए, तभी जाकर तुम डिसऑर्डर को डायग्नोज कर पाओगे। सो वी रेफर टू ICD एंड वी ऑल्सो रेफर टू DSM, ऐसा कुछ नहीं है। एंड दे ऑल्सो, द वेस्टर्न कंट्रीज ऑल्सो रेफर टू ICD एंड DSM ऑल्सो। और ICD जो दी है वो WHO ने दी है। इसके अंदर भी यही है, सारे के सारे डिसऑर्डर्स हैं, उसके सिम्टम्स हैं, उसका क्राइटेरिया है। ऑन द बेसिस ऑफ द कॉमन सिम्टम्स हमने जो डिसऑर्डर्स है उनको एक कैटेगरी में डाल रखा है, ठीक है। अब इस पे 2 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है। 2 नंबर का क्वेश्चन या तो ये पूछ सकते हैं कि कौन कौन सी मैनुअल्स हैं या फिर क्लासिफिकेशन कैसे होता है, तो उसमें हम दोनों चीजें लिखेंगे, DSM के बारे में भी लिखेंगे और ICD के बारे में भी लिखेंगे। इसके अलावा जो क्वेश्चन आ सकता है वो DSM की फुल फॉर्म, ICD की फुल फॉर्म, या फिर DSM किसने दिया, ICD किसने दिया, ऐसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, ठीक है। So the classification scheme officially used in India and elsewhere is the 11th revision of the International Classification of Disorders ICD-11, क्योंकि 11 मार्केट में ऑलरेडी आ चुकी है तो इसलिए मैंने ICD-11 लिखा है इसके अंदर, which is known as the ICD-11 classification of behavioral and mental disorders. It was prepared by the World Health Organization WHO. For each disorder, a description of the main clinical features or symptoms and of other associated features including diagnostic guidelines is provided in this scheme. तो आपको डायग्नोज कैसे करना है, क्या सिम्टम्स हैं, दूसरे और क्या फीचर्स हो सकते हैं, अगर ये सिम्टम्स नहीं है तो और क्या फीचर्स हो सकते हैं जिससे आप एक पर्टिकुलर डिसऑर्डर को डायग्नोज कर सकते हो, वो भी ICD में मेंशन है। एंड व्हाट इज द गाइडलाइन टू डायग्नोज, दैट इज आल्सो मेंशन्ड इन ICD, ठीक है। Okay, now the next question arises which can be of 1 mark or 2 marks. Why classification of disorders is useful?
क्यों, ये तुम मुझे बताओ कि क्यों जरूरत है क्लासिफाई करने की डिसऑर्डर्स को। Yes, because you see, the symptoms are very confusing sometimes. बहुत बारी ऐसा होता है, जब मैं भी हॉस्पिटल में काम करती थी तब हमारे पास में कितने सारे ऐसे पेशेंट्स आते थे जिनका डायग्नोसिस ही गलत था। और मैं इंडिया की बात नहीं कर रही, कुछ लोग तो बॉस्टन में उनका डायग्नोसिस हुआ था और वो बॉस्टन का डायग्नोसिस भी गलत था। तो अब बॉस्टन वालों की भी गलती नहीं है, ना ही हमारी गलती है, बेसिकली किसी की भी गलती नहीं है, बिकॉज समटाइम्स द सिम्टम्स आर सो कंफ्यूजिंग, वो एक दूसरे में इतना ओवरलैप कर रहे होते हैं। आप कितनी डिसऑर्डर्स डायग्नोस करोगे ना, कितनी करोगे, बहुत बारी, क्योंकि यूजुअली इट्स ऑल अबाउट ट्रॉमा। ट्रॉमा की वजह से सिम्टम्स प्रोड्यूस करती है हमारी बॉडी। अब आप उसको क्लासिफाई कर रहे हो, लेकिन बहुत बारी जो सिम्टम्स होते हैं एक दूसरे के साथ में ओवरलैप करते हैं, तो जिसकी वजह से आज जो एक पर्टिकुलर डिसऑर्डर है वो मे भी अगर अनट्रीटेड रही तो और थोड़े टाइम में कोई और डिसऑर्डर बन जाएगी, ऐसा हो जाता है। तो बट क्लासिफिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज अगर हम किसी केस को डिस्कस कर रहे हैं तो साइकोलॉजिस्ट, साइकियाट्रिस्ट, सोशल वर्कर्स इस चीज को डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, इसलिए क्लासिफिकेशन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। Classifications are useful because they enable users like psychologists, psychiatrists, and social workers to communicate with each other about the disorder and help in understanding the causes of psychological disorders एंड द प्रोसेसेस इन्वॉल्व इन द डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस। क्योंकि अगर हमें ये चीज समझ में आ जाएगी, हम चाहे जितनी भी चीजें साइकोलॉजी में कर रहे हैं, हम वेलबींग के लिए कर रहे हैं लोगों की, तो अगर हमें डिसऑर्डर्स का क्लासिफिकेशन आ जाएगा तो हमें उसकी कॉजेज भी समझ में आ जाएंगे, उसके ट्रीटमेंट भी समझ में आ जाएंगे, और क्या ऐसे फैक्टर्स हैं जो उसे मेंटेन कर रहे हैं, हमें वो भी समझ में आ जाएंगे। तो हमें जब ये सारी चीजें समझ में आ जाएंगी तो आगे चलकर हम उसे शायद कंट्रोल कर सकते हैं, इसलिए द क्लासिफिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। Also, it will not create the confusion. Next is factors underlying abnormal behavior. इंपॉर्टेंट है अच्छे तरीके से समझना। सो बेसिकली एबनॉर्मल बिहेवियर जो है उसके लिए क्या फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं। So, in order to understand something as complex as abnormal behavior, psychologists use different approaches. हमने क्लास 11 चैप्टर 1 में मैंने बोल दिया था, जब हमने स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी पढ़े थे, कि स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी क्लियर करके चलना, क्योंकि आगे पूरी की पूरी साइकोलॉजी इसी पे बेस्ड है। तो हर चैप्टर में तुमने ये चीज देखी होगी कि जो स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी हमने चैप्टर 1 क्लास 11 में पढ़े थे वो सारे के सारे रिपीट हो रहे हैं, एक्सेप्ट स्ट्रक्चरलिज्म एंड फंक्शनलिज्म, बिकॉज दे वर द अर्लियर स्कूल ऑफ साइकोलॉजी। उसके अलावा ऑलमोस्ट सारे के सारे रिपीट हो रहे हैं, बिहेवियरिज्म, साइको एनालिसिस, ह्यूमनिज्म, कॉग्निटिविज्म, सब रिपीट हो रहा है, क्योंकि ये साइकोलॉजी का बेस है। ऐसे ही आगे हम जितनी भी अप्रोचेस पढ़ेंगे वो सारी की सारी अप्रोचेस एबनॉर्मल बिहेवियर को अपने अलग नजरिए से देखती हैं, और ये नजरिया जो है वो उन्हें डिसऑर्डर को समझने में हेल्प करता है, और आगे यही नजरिया उन्हें उस डिसऑर्डर की थेरेपी ढूंढने में हेल्प करता है। तो जो चीज यहाँ पर समझ रहे हो वो चीज चैप्टर 5 के लिए तुम्हारा बेस तैयार कर रहा है। तो यहाँ पे क्लियर करके चलना ताकि चैप्टर 5 की थेरेपीज आराम से समझ में आ जाए, ठीक है। सो जो हर अप्रोच है वो अलग चीज पर, अलग एस्पेक्ट पर एम्फोसिस डालती है। ह्यूमन बिहेवियर एक फैक्टर से कभी भी नहीं बनता है, इसलिए हर अप्रोच हर एस्पेक्ट पे एक एम्फोसिस डालती है। एबनॉर्मल बिहेवियर को एक्सप्लेन करती है और एबनॉर्मैलिटी को उसी तरीके से ही ट्रीट भी करती है। अब ये जो अप्रोचेस हैं डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स के ऊपर भी नजर डालती हैं, जैसे बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, इंटरपर्सनल एंड सोशियो कल्चरल फैक्टर्स, जो कि अगेन हम ब्रीफ में पढ़ेंगे। We will examine some of the approaches which are currently being used to explain abnormal behavior. Now, first is biological factors. अब तुम्हारे अकॉर्डिंग क्या होगा, बायोलॉजी फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होती है पहले ये बताओ, और उसके बाद में क्या बायोलॉजिकल फैक्टर्स हो सकते हैं, बिना नोट्स में ढांके।
और biological factors, okay, anything else? Okay, we can say. तो बेसिकली बायोलॉजिकल फैक्टर्स में बायोलॉजी का मतलब है आपकी फिजियोलॉजी। तो आपका जो बायोलॉजी है वो कैसे एक फैक्टर की तरह काम कर सकती है एबनॉर्मल बिहेवियर में। जैसे न्यूरोट्रांसमीटर्स के बारे में हमने 11th में भी पढ़ा था कि कैसे डिफरेंट डिफरेंट न्यूरोट्रांसमीटर्स जो होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारे डिफरेंट बिहेवियर्स के लिए। ये हम चैप्टर 3 में भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पर भी हम पढ़ेंगे। न्यूरोट्रांसमीटर वाली चीज आती है या फिर समझाऊं? नहीं आती तो बिल्कुल बिना एम्बैरस हुए बता देना कि नहीं आती। समझा दूं? ठीक है, ओके। एक बारी पहले मैं इसको रीड कर रही हूँ, उसके बाद जब न्यूरोट्रांसमीटर वाला पार्ट आएगा तब मैं वो न्यूरोट्रांसमीटर वाली चीज एक्सप्लेन कर दूंगी फ्रॉम स्क्रैच। सो जो बायोलॉजिकल फैक्टर्स हैं वो हमारे सारे के सारे बिहेवियर्स को अफेक्ट करते हैं। बहुत सारे, देयर इज वाइड रेंज ऑफ बायोलॉजिकल फैक्टर्स, जैसे फॉल्टी जीन्स, एंडोक्राइन इम्बैलेंसेस, मैल न्यूट्रिशन, इंजरीज। ये सारे के सारे जो फैक्टर्स हैं हमारी नॉर्मल डेवलपमेंट और नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द ह्यूमन बॉडी में एक ऑब्स्टिकल क्रिएट करते हैं या फिर इन्फ्लुएंसेस क्रिएट करते हैं। अब ये जो फैक्टर है ये पोटेंशियल कॉजेज ऑफ एबनॉर्मल बिहेवियर है। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि यही फैक्टर्स हैं, इसके अलावा और भी बतेरे फैक्टर्स हो सकते हैं और ये पोटेंशियल फैक्टर्स हैं। 100% हम भी श्योर नहीं है कि यही है, पोटेंशियल फैक्टर्स हैं। ओके, so according to the biological model, abnormal behavior has a biochemical or physiological basis. बायोकेमिकल और फिजियोलॉजिकल बेसिस का मतलब ही यही है कि हम न्यूरोट्रांसमीटर्स की बात करेंगे इसमें, केमिकल सब्सटेंसेस की बात करेंगे इसमें। Biological researchers have found that psychological disorders are often related to problems in the transmission of messages from one neuron to another. हम ये मानते हैं कि जो एबनॉर्मल बिहेवियर होता है वो जब एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन को सही तरीके से मैसेज ट्रांसमिट नहीं कर पाता है तब होते हैं। अब न्यूरॉन्स वाली चीज समझा देती हूँ। हमारा न्यूरॉन कुछ इस तरीके का होता है और हर न्यूरॉन जो है एक दूसरे से इस तरीके से डेंड्राइट्स के थ्रू मैसेज ट्रांसमिट करता है। इसी तरीके से न्यूरॉन ट्रांसमिट करते हैं मैसेजेस, एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन को मैसेज ट्रांसमिट करता है, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो चीज होती है इसको हम बोलते हैं साइनैप्स। साइनैप्स में जो ये मैसेजेस हैं ये न्यूरोट्रांसमीटर्स या फिर केमिकल सब्सटेंसेस जिनको हम बोलते हैं उसकी फॉर्म में मैसेज ट्रांसमिट होता है। तो ये जो है ये हमारे केमिकल सब्सटेंस हैं, केमिकल सब्सटेंस या फिर न्यूरोट्रांसमीटर्स, जो एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन को पास करता है और इसी से हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी कि ब्रेन तक, हमारे पूरे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में न्यूरॉन्स हैं और ब्रेन तक यही न्यूरॉन्स जो हैं मैसेज पहुंचा रहे हैं, फिर ब्रेन उस चीज को इंटरप्रेट करता है। अब जो मेन काम है न्यूरॉन्स का वो यही है कि मैसेज ट्रांसमिट करना है। बायोलॉजिकल फैक्टर्स ये मानते हैं, यानी कि जो बायोलॉजिकल अप्रोच है वो ये मानती है कि इस ट्रांसमिशन ऑफ मैसेजिंग में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ जाती है जिसकी वजह से एक इंसान एबनॉर्मल बिहेवियर का शिकार हो सकता है। क्लियर हुआ? ये हम ऑलरेडी जानते हैं कि देयर आर वेरियस न्यूरोट्रांसमीटर्स एंड वेरियस न्यूरोट्रांसमीटर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर वेरियस बिहेवियर। जैसे सेरोटोनिन पता है, सेरोटोनिन इज अ न्यूरोट्रांसमीटर और वी कैन से हार्मोन दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर हैप्पीनेस। अब जितने भी डिप्रेशन के शिकार लोग हैं उनके अंदर सेरोटोनिन की मात्रा बहुत कम देखी गई है, ठीक है। इसलिए उनको ऐसी चीजें उनसे करवाई जाती हैं या फिर उनको एंटी डिप्रेसेंट्स दिया जाता है क्योंकि एंटी डिप्रेसेंट्स में सेरोटोनिन होता है। सेरोटोनिन उनकी बॉडी नहीं प्रोड्यूस कर पा रही है तो हमें आर्टिफिशियल तरीके से उनको सेरोटोनिन देना पड़ता है, जिसकी वजह से उनकी बॉडी जो है थोड़ा बहुत डिप्रेशन से बाहर आकर एटलीस्ट वो थेरेपी तक आ सके। तभी हम उनको एंटी डिप्रेसेंट्स पे डालते हैं।
या फिर मेलाटोनिन नाम का एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है या फिर हार्मोन होता है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है हमारी नींद के लिए। हमारी बॉडी नॉर्मली मेलाटोनिन प्रोड्यूस करती है व्हेन देयर इज डिम लाइट। हमें क्यों रात को ही नींद आती है? क्योंकि रात को डिम हो जाती है लाइट, इसलिए मेलाटोनिन जो है बॉडी में सिक्रीट होता है। अब जिन लोगों को इंसोम्निया होता है उनकी बॉडी में मेलाटोनिन प्रोड्यूस नहीं होता, इसलिए हमें उन्हें मेलाटोनिन देना पड़ता है जिससे उनकी बॉडी में मेलाटोनिन प्रोड्यूस हो सके। तो जब लोगों के अंदर ये प्रॉब्लम्स आ जाती हैं कि उनको उतना अमाउंट ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स नहीं मिल रहे हैं जितने अमाउंट में मिलने चाहिए, या तो बहुत ज्यादा मिल रहे हैं या बहुत कम मिल रहे हैं, जिसकी वजह से वेरियस एबनॉर्मल बिहेवियर कैन अकर। क्लियर हुआ? तो फिर तो आप अपनी स्लीप साइकिल से खेल रहे हो ना। स्लीप साइकिल से खेलने का मतलब ये है, अब जैसे सिंपल लॉजिक है, मैंने बोला कि जब डिम लाइट होती है तब बॉडी में मेलाटोनिन प्रोड्यूस होता है। अब तुम रात को अगर तुम रील्स देख रहे हो, मूवीज देख रहे हो, जिससे एक लाइट निकलती है, ब्लू लाइट निकलती है हमारी स्क्रीन से। अब वो ब्लू लाइट हमारी ब्रेन को क्या सिग्नल दे रही है कि अभी भी उजाला है, सन अभी भी है, तो जगे रहो। इट्स ऑल साइकोलॉजी। तुम जैसे ही फोन को रख दोगे, अपने सोने के आधा घंटा पहले फोन को रख दो, ऐसी कोई चीज कर लो जिससे तुम्हें नींद आ जाए। इसके अलावा अपने रूम की जो लाइट्स हैं वो डिम कर दो, अपने आप नींद टाइम पे आ जाएगी। तो जो लोग ऐसे हैं जो रात को नहीं सो रहे हैं बट उन्हें सुबह नींद आ रही है, दे आर नॉट इंसोम्नियाक, दे आर डिसरप्टिंग देयर स्लीप साइकिल। दैट इज द डिफरेंस। ठीक है, क्योंकि बॉडी को नींद तो चाहिए ना, तो तुमने रात को नींद दी, उसको सुबह आ रही है, सिंपल। Okay, so studies indicate that abnormal activity by certain neurotransmitters, okay, yes, studies indicate that abnormal activity by certain neurotransmitters can lead to specific psychological disorders. Anxiety disorders have been linked to low activity of the neurotransmitter gamma aminobutyric acid GABA, schizophrenia to excess activity of dopamine, and depression to low activity of serotonin. मैंने क्या बोला था कि न्यूरोट्रांसमीटर्स की हाई अगर प्रोड्यूस होगा तब भी कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, लो प्रोड्यूस होंगे कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स तो तब भी एबनॉर्मल बिहेवियर्स हो सकते हैं। जैसे जो गाबा है, गाबा अगर कम हो जाता है तो लोगों को एंजाइटी होती है, सेरोटोनिन अगर कम हो जाता है तो लोगों को डिप्रेशन होता है, डोपामीन अगर ज्यादा हो जाता है तो लोगों को स्किज़ोफ्रेनिया होता है। ठीक है, तो इस तरीके से ऑल दीज थिंग्स आर इंटर रिलेटेड। आगे चलो, नेक्स्ट जो है वो है जेनेटिक फैक्टर्स। जेनेटिक फैक्टर्स नाम से समझ में आ रहा है कि फॉल्टी जीन्स। अब साइकोपैथोलॉजी जो है वो जीन्स में रन करती है। आप कभी भी देखना कि जितने भी लोगों की, अब जैसे देखना क्यों है, मतलब आसपास वैसे भी दिख जाएगा तुम्हें, बट मैं एग्जांपल देके समझा देती हूँ कि जैसे आई हैड अ स्टूडेंट, उसको वो था ADHD, ठीक है, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। वी हैव डन दिस इन क्लास 11 चैप्टर 4। तो उसको ADHD था, ठीक है। धीरे धीरे उसकी फैमिली को नहीं पता था कि उसे ADHD है, बट बच्चा पढ़ लिख नहीं पा रहा था। इसके अलावा बच्चे को धीरे धीरे ऑल लर्निंग डिसेबिलिटीज भी होती जा रही थी, फिंगर डिक्सटेरिटी भी नहीं थी, ढंग से पेंसिल ही नहीं होल्ड कर पाता था वो, जिसकी वजह से उसकी हैंड राइटिंग बहुत खराब आती थी। तो ऐसी और बतेरी प्रॉब्लम्स थी बच्चे के साथ में, क्योंकि उसको बहुत कम उम्र में ADHD हो गया था। और जब बच्चा अब किसी भी चीज को मेमोराइज करने के लिए, ये हम ऑलरेडी पिछले साल पढ़ चुके हैं, किसी भी चीज को अपने दिमाग में बिठाने के लिए पहली रिक्वायरमेंट अटेंशन है। अगर बच्चा अटेंशन ही नहीं पे कर पाएगा तो बच्चा आगे का प्रोसेस कैसे कर पाएगा? ये तो आप बच्चे की गलती निकाल ही नहीं सकते, आप उसको मार लो, कूट लो, जो मर्जी कर लो, वो नहीं कर पाएगा, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। तो ADHD उसको बहुत छोटे उम्र में हो गया था, जिसकी वजह से उसको बाकी लर्निंग डिसेबिलिटीज भी हुई। धीरे धीरे जैसे जैसे उसकी फैमिली से मेरी थोड़ी रैपो बिल्डिंग हुई, मैंने उनको अवेयर करना शुरू किया दैट बच्चा इज डीलिंग विद दिस थिंग, उसको प्रोफेशनल हेल्प की जरूरत है वरना नहीं कर पाएगा। फिर धीरे धीरे मेरे को पता चला कि फैमिली में बहुत तगड़ी साइकोपैथोलॉजी की हिस्ट्री है। द ग्रैंड मदर इज डीलिंग विद डिप्रेशन,
द मदर इज डीलिंग विद डिप्रेशन, द फादर इज डीलिंग विद बाइपोलर डिसऑर्डर, ऊपर से ये इसके स्टेप फादर हैं, बहुत छोटी उम्र में बच्चे ने अपने फादर को लूज कर दिया था, ट्रॉमा की भी हिस्ट्री है, डिसऑर्डर्स की भी हिस्ट्री है। तो ये क्या है, ये जेनेटिक फैक्टर्स हैं। अब जेनेटिक फैक्टर्स अगर इतने ज्यादा होंगे तो बच्चे को लर्निंग डिसेबिलिटीज होना, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होना, ये तय ही है अगर आप उस पर ध्यान नहीं दोगे। और जिन लोगों ने अपनी पैथोलॉजी पर ध्यान नहीं दिया, वो बच्चे की पैथोलॉजी तो क्या ही समझेंगे, तो वो चीज आगे बढ़ती ही रहेगी। बट थैंकफुली उसकी मदर ने समझा, उसके फादर ने समझा, और आज बच्चा ठीक है। उसके हमें सब्जेक्ट्स एग्जेम्प्ट करवाने पड़े क्योंकि थोड़ी देरी हो गई थी, तो सब्जेक्ट्स एग्जेम्प्ट हुए, बट एटलीस्ट वो बच्चा कुछ कर पा रहा है अपनी जिंदगी में। तो दिस इज हाउ पावरफुल द जेनेटिक फैक्टर्स आर। अगर आपकी फैमिली में कोई डिसऑर्डर रन कर रही है, देयर आर हाई चांसेस कि आगे बच्चे में हो सकती है। बस बच्चे का अगर हम एनवायरमेंट ठीक कर देंगे तो हम इस चीज को रिवर्स कर सकते हैं। ठीक है। So genetic factors have been linked to bipolar and related disorders, schizophrenia, intellectual disability, and other psychological disorders. Researchers have not, however, been able to identify the specific genes that are the culprits. तो अभी भी हमें ये नहीं पता है कि स्किज़ोफ्रेनिया कौन सा जीन मिलकर बना रहा है, लेकिन हमें ये जरूर पता है कि अगर जेनेटिक फैक्टर है तो आगे ये चीज हो ही सकती है। ठीक है, दैट इज वाई द हिस्ट्री इज सो इम्पोर्टेंट टू अस. It appears that in most cases, no single gene is responsible for a particular behavior or a psychological disorder. In fact, many genes combine to help bring about our various behaviors and emotional reactions, both functional and dysfunctional. तो हम ये नहीं बोल सकते हैं कि एक सिंगल जीन ये चीज कर रहा है, मल्टीपल जीन्स एक साथ मिलकर कोई भी डिसऑर्डर को जन्म दे सकती हैं या फिर फंक्शनल और डिसफंक्शनल बिहेवियर्स को जन्म दे सकती हैं. We cannot say this particular gene is a culprit. Although there is sound evidence to believe that genetic or biochemical factors are involved in mental disorders as diverse as schizophrenia, depression, anxiety, etc., but biology alone cannot account for most mental disorders. तो हम इस चीज को मानते हैं कि बायोलॉजी अपना रोल प्ले कर रही है, यानी कि ये जो बायोलॉजिकल फैक्टर्स हैं और जो जेनेटिक फैक्टर्स हैं वो अपना रोल प्ले कर रहे हैं, बट ये अकेले नहीं है जो रोल प्ले कर रहे हैं. इसके अलावा और भी फैक्टर्स हैं, वो कंटिन्यूअसली अपना रोल प्ले कर रहे हैं. आप बायोलॉजी को रिवर्स नहीं कर सकते हो, बट कंट्रोल जरूर कर सकते हो. मतलब इफ आई टेल यू मेरी अपनी फैमिली में एंजाइटी रन करती है, तो एंजाइटी हुई, लेकिन उसको रिवर्स करने की कोशिश तो कर रही हूं ना मैं, ताकि वो आगे ना कंटिन्यू हो. तो ये चीज तुम लोग भी कर सकते हो, क्योंकि जीन्स तो हम सबके फॉल्टी हैं, क्योंकि पता ही नहीं है लोगों को. जीन्स तो हम सबके फॉल्टी हैं. डिप्रेशन, एंजाइटी, ओसीडी, डिल्यूजन्स. अभी जब तुम पढ़ने बैठोगे तो तुम्हारे दिमाग में आ जाएगा, यार ये तो आंटी करती हैं, तुम्हारे दिमाग में आएगा. But obviously you can reverse it. Next is psychological models. अब साइकोलॉजिकल मॉडल्स वो मॉडल्स हैं, ये फैक्टर्स में ही आएंगे, लेकिन साइकोलॉजिकल मॉडल्स अलग हैं. ठीक है, इसका 4 नंबर का मेन क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि इसके अंदर डिफरेंट मॉडल्स आएंगे, जैसे साइकोडायनामिक, बिहेवियरिज्म, सोशो कल्चरल एंड कॉग्निटिविज्म. ये इसके ह्यूमनिस्टिक, ये इसके अंदर मॉडल्स आएंगे. मॉडल्स के अंदर सॉरी ये सारे के सारे मॉडल्स आएंगे इसके अंदर, ये सारी अप्रोचेस आएंगी इसके अंदर. तो ये 4 से 6 नंबर का अलग क्वेश्चन हो सकता है. जब हम तुमसे फैक्टर्स पूछ रहे होंगे तो जरूरी नहीं है कि हम मॉडल्स ही पूछ रहे हैं. यू कैन नेम इट. Okay, so there are several psychological models which provide a psychological explanation of mental disorders. These models maintain that psychological and interpersonal factors have a significant role to play in abnormal behavior. These factors include maternal deprivation. Maternal deprivation का मतलब है कि बच्चे का माँ से अलग हो जाना. अब उसका रीजन कुछ भी हो सकता है. तो मेटर्नल बेसिकली जो साइकोलॉजिकल मॉडल्स हैं वो ये मानते हैं कि जितने भी इंटरपर्सनल फैक्टर्स हैं
वो रिस्पॉन्सिबल है एबनॉर्मल बिहेवियर के लिए। अब इंटरपर्सनल फैक्टर में तो मेटर्नल डिप्रीवेशन भी आता है, ठीक है। सो मेटर्नल डेप्रिवेशन या तो मदर और चाइल्ड का सेपरेशन हो जाना, या फिर मदर की तरफ से किसी भी तरीके का वार्मथ, लव, ये सब ना मिल पाना। मतलब मदर तो है बट मदर शायद पेरेंटिंग नहीं कर पा रही है, वो मदरहुड में शायद जा नहीं पा रही है ड्यू टू व्हाटसोएवर रीजंस। फॉल्टी पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप, यानी कि पेरेंट्स और चाइल्ड के बीच में एक अच्छा रिलेशनशिप नहीं है, या तो रिजेक्शन है या फिर बहुत ज्यादा, या तो बहुत ज्यादा प्यार है या फिर बहुत कम प्यार है। बेसिकली देयर इज नो इक्विलिब्रियम। तो फॉल्टी पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप इज अनदर फैक्टर। इसके अलावा मैल अडेप्टिव फैमिली स्ट्रक्चर। मैल अडेप्टिव फैमिली स्ट्रक्चर्स का मतलब है कि फैमिली के डायनामिक्स ठीक नहीं है। मतलब या तो पेरेंट्स सेपरेटेड हैं, या फिर बच्चे पेरेंट्स से ही सेपरेटेड हैं, या फिर फादर मदर की डेथ हो गई है, ग्रैंड पेरेंट बच्चे को संभाल रहे हैं, या चाचा चाची बच्चे को संभाल रहे हैं। ये क्या है? ये फैमिली डायनामिक्स ठीक ना होना है। अनदर फैक्टर फॉर एबनॉर्मल बिहेवियर एंड सिवियर स्ट्रेस। ये सारे के सारे इंटरपर्सनल फैक्टर्स हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं एबनॉर्मल बिहेवियर के लिए, जो कि साइकोलॉजिकल मॉडल्स मानते हैं। अब ये इंट्रो तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है। अगर हमने साइकोलॉजिकल मॉडल्स पूछा है तो ये इंट्रो लिखनी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद में सबसे पहला मॉडल जो है वो है साइकोडायनामिक मॉडल। साइकोडायनामिक मॉडल हम सबको पता है किसने दिया? डॉक्टर फ्रॉयड ने दिया। ही इज द फादर ऑफ एबनॉर्मल साइकोलॉजी, दैट इज व्हाई वी आर स्टडीइंग द वेरी फर्स्ट मॉडल एज साइकोडायनामिक मॉडल, ठीक है। So it is the oldest and most famous of the modern psychological models. Psychodynamic theorists believe that behavior, whether normal or abnormal, is determined by psychological forces within the person of which he or she is not consciously aware. साइकोडायनामिक ये मानती है कि बिहेवियर नॉर्मल हो या एबनॉर्मल हो, वो हमारे इंटरनल डायनामिक से ही आ रहा है। हमारे अंदर कुछ ऐसे फोर्सेस हैं जिसके बारे में कई बारी हम अवेयर नहीं होते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम हम अवेयर नहीं होते हैं, जो एक एबनॉर्मल या नॉर्मल बिहेवियर को जन्म देता है। These internal forces are considered dynamic, that is, they interact with one another and their interaction gives shape to behavior, thoughts and emotions. ये जितनी भी इंटरनल फोर्सेस हैं ये डायनामिक इन नेचर है, मतलब चेंज होती रहेंगी क्योंकि एक दूसरे के साथ में इंटरैक्ट करती रहती हैं और इंटरैक्ट करके हमारे वेरियस इमोशंस, थॉट्स और बिहेवियर्स को जन्म देती हैं। Abnormal symptoms are viewed as the result of conflicts between these forces. हमारी बॉडी के अंदर जो फोर्सेस की हम बात कर रहे हैं, जब इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं तो इसकी वजह से एबनॉर्मल बिहेवियर होता है। This model was first formulated by Freud, who believed that three central forces shape personality: id, ego and superego. और यही फोर्सेस जो है जो हमारी पर्सनालिटी बना रही हैं, यही फोर्सेस हैं जिनके बारे में हम अवेयर नहीं है और ये हमारे बिहेवियर्स, थॉट्स और इमोशंस के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। यही फोर्सेस हैं जिनके बीच में जब कॉन्फ्लिक्ट अराइज होता है तो बहुत सारे एबनॉर्मल बिहेवियर्स आते हैं। Freud stated that abnormal behavior is a symbolic expression of unconscious mental conflicts that can be generally traced to early childhood or infancy. अब फ्रॉयड ये मानते हैं कि जितने भी एबनॉर्मल बिहेवियर हैं वो कहीं ना कहीं एक सिंबॉलिक एक्सप्रेशन है, मतलब अनकॉन्शियस में कुछ ऐसा है जिससे आपको डील करने की जरूरत है, आप डील नहीं कर रहे हो तो अनकॉन्शियस कहीं ना कहीं उसको एबनॉर्मल बिहेवियर के रूप में बाहर निकाल रहा है, ठीक है। आप उससे डील कर लोगे और यूजुअली जब आप बैठोगे इन सारे अनकॉन्शियस चीजों के साथ में तो वो या तो अर्ली चाइल्डहुड के होते हैं या फिर इन्फेंसी के होते हैं, एंड दे रिजल्ट इन वेरियस एबनॉर्मल बिहेवियर, ठीक है। नेक्स्ट इज behavioral model. Another model that emphasizes the role of psychological factors in the behavioral model is the behavioral model. This model states that both normal and abnormal behaviors are learned and psychological disorders are the result of learning maladaptive ways of behaving.
बिहेवियरिज्म ये मानता है कि जितने भी बिहेवियर्स होते हैं, चाहे वो अच्छे हों चाहे वो बुरे हों, वो सारे के सारे लर्न हुए हैं, और जो एबनॉर्मल बिहेवियर है वो इन्हीं मैल अडेप्टिव बिहेवियर्स का रिजल्ट है, जो मैल अडेप्टिव बिहेवियर्स आपने लर्न कर लिए हैं। The model concentrates on behaviors that are learned through conditioning and proposes that what has been learned can be unlearned. अब मॉडल बिहेवियरिज्म यही बोल रहा है कि जितना भी हो रहा है वो सारा का सारा लर्न बिहेवियर से हो रहा है, और जो आपने लर्न कर लिया वो आप अनलर्न भी कर सकते हो। तो बेसिकली इन सारी चीजों को रिवर्स हम कर सकते हैं अगर हम करना चाहें तो। और ये जितनी भी लर्निंग हो रही है वो 3 तरीकों से हो रही है। क्लासिकल कंडीशनिंग, क्लासिकल कंडीशनिंग में एसोसिएशन आ जाता है, वी एसोसिएट बिटवीन द टू स्टिमुलसेस। सेकेंड इज ऑपरेंट कंडीशनिंग, जब अगर ऑफ कोर्स अगर तुमने जैसे सिगरेट वाली चीज ले, अगर हम डिसऑर्डर्स ही वो कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, तो फिर मैं एग्जांपल देकर ही समझा देती हूँ। क्लासिकल कंडीशनिंग है, एसोसिएशन से हो रहा है। तुमने एसोसिएशन बिठा ली है या किसी इंसान ने एसोसिएशन बिठा ली है कि जब जब मुझे स्ट्रेस होगा सिगरेट इज इक्वल्स टू लोअर थॉट्स, स्ट्रेस रिलीफ। ओके, सिगरेट इज इक्वल टू या निकोटीन इज इक्वल टू स्ट्रेस रिलीफ, क्योंकि कई लोग फिर वेप भी करते हैं तो उसमें भी तो निकोटीन ही है। निकोटीन इज इक्वल टू स्ट्रेस रिलीफ। अब ये दोनों एसोसिएट हो गए हैं, ठीक है। स्ट्रेस हुआ, निकोटीन कंज्यूम किया, स्ट्रेस रिलीज हो गया थोड़ी देर के लिए, क्लासिकल कंडीशनिंग। ऑपरेंट कंडीशनिंग की अगर हम बात करें, मैल अडेप्टिव बिहेवियर को कभी रिवॉर्ड किया गया था, ठीक है, कि जो इंसान एनीथिंग लाइक एनीथिंग, तुम अपने एनवायरनमेंट में खुद भी वो देख सकते हो। मुझे तो टिपिकल एग्जाम्पल्स ही आते हैं कि किसी की फैमिली में अगर लड़कियों को दबाना रिवॉर्ड किया गया है तो दिस इज मैल अडेप्टिव बिहेवियर को रिवॉर्ड किया गया, तो मैल अडेप्टिव। या फिर ऐसे हो गया कि ओके कुछ तुम्हारे फैमिली में डिस्प्यूट्स हुए, ठीक है, अब उसके बारे में डिस्कस नहीं करना, कीप इट अंडर द कारपेट, अंडर द कारपेट, अंडर द कारपेट, अंडर द कारपेट, ऑलवेज अंडर द कारपेट। तो क्या है, मैल अडेप्टिव बिहेवियर है। इससे क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं टेम्पररी रिवॉर्ड मिल रहा है कि ओके डील नहीं करना पड़ा, लेकिन कभी तो डील करना पड़ेगा ना। तो मैल अडेप्टिव बिहेवियर है जो कि लर्न कर लिया गया है, आगे की रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम आ जाएगी। ऑब्जर्वेशनल लर्निंग की ऑब्जर्व कर लिया कि कोई इंसान है जो कि डॉग से बहुत ज्यादा डरता है, तो उसको तो बिल्कुल ऐसा हो जाता है कि मैं डॉग के आसपास भी नहीं जाऊंगा। अब वही चीज किसी बच्चे ने ऑब्जर्व कर लिया तो उसको भी कहीं ना कहीं एक फोबिया डेवलप हो गया है डॉग का, यहां से फोबिया बन गया। तो बेसिकली ऑल दीज थिंग्स आर लर्न एंड दीज कैन बी अनलर्न ऑल्सो, अगर तुम उसे आइडेंटिफाई कर लो तो। These 3 types of conditioning account for behavior whether adaptive or maladaptive। तो ये जैसे कि हमने पिछले साल लर्निंग चैप्टर में पढ़ा था, तो अडेप्टिव बिहेवियर्स हमने लर्न करवाए थे, यहाँ पर मैल अडेप्टिव बिहेवियर्स भी हम लर्न करते हैं। अब तुम्हारे लिए मैं एक चीज बोलूंगी कि ट्राई करना और अपने आसपास देखना कि लोग या तुम खुद कौन सी कंडीशनिंग यूज कर रहे हो, या तुम्हारा कोई भी मैल अडेप्टिव बिहेवियर तुम्हें नजर आ रहा है। 12th में आ गए हो तुम, अभी तक तुम्हें समझ में आ गए होंगे मैल अडेप्टिव बिहेवियर्स क्या होते हैं। तुम्हारा कौन सा मैल अडेप्टिव बिहेवियर तुमने कौन सी कंडीशनिंग से सीखा, या तुम्हारे आसपास के किसी इंसान ने कौन सा मैल अडेप्टिव बिहेवियर कौन सी कंडीशनिंग से सीखा। दिस इज अ टास्क फॉर यू। लुक अराउंड, ब्रिंग एग्जाम्पल्स, विल डिस्कस इट, ठीक है। रेस्ट विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास।